एब्जॉर्ब होता है, यानी वो हमें 4 to 6 मिलीग्राम पूरा करने के लिए हमें 40 to 60 मिलीग्राम आयरन जो है लेना पड़ता है, ताकि जितना वेस्ट होता है और जितना एब्जॉर्ब होता है वो हमारी बॉडी की नीड को पूरा कर सके। अच्छा जी, अब ये है कि जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले अगर खातून डाइट प्रॉपर नहीं ले रही है, बैलेंस डाइट आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में कहाँ लोग लेते हैं, तो जो बैलेंस डाइट नहीं है, खुराक में आयरन कम जा रहा है तो भी डेफिशिएंसी होगी। या अगर आयरन ले रही है खुराक लेकिन उसके जो है साथ उसके जो कंपटीटर्स भी हैं चल रहे हैं, जैसे कैफ़ीन चल रही है, मिल्क चल रहा है आयरन के फूड के साथ, तो भी उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। पुअर लोग हैं, गोश्त नहीं खाते, लिवर कम खाते हैं, गोश्त में, लिवर में, बीन्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इन सब में आयरन होता है, एप्पल में होता है। लेकिन क्या है कि लोग जो हैं, ज़ाहिर है जो पुअर होते हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं करते हैं वो, और कुछ टेस्ट की वजह भी होती है कि ये चीज़ें नहीं अच्छी लग रही होती हैं तो लोग नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ख़वातीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। अच्छा, अगर वो खा रही हैं तो इनहिबिटर्स साथ अगर जा रहे हैं तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि वो कम्पीट करते हैं, लाइक कैल्शियम हो गया, कैफ़ीन हो गया, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन के साथ कम्पीट करते हैं तो बॉडी को आयरन प्रॉपर नहीं जाता, रिजल्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसी तरह से अगर सब कुछ ठीक है लेकिन इंटरनल कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइक क्रॉनिक डिजीज़ है, उसमें भी जो आयरन की मेटाबोलाइज़ करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, सिस्टम को भी तो पावर चाहिए होती है। तो जब इन्फेक्शन चल रही हो तो पूरी बॉडी की जो पुलिस है वो फाइट कर रही है किसी दूसरे महाज पे, तो जो बिल्डअप करना होता है एक सेफ्टी मेजर्स वो नहीं कर पाते हैं, जो कि ज़्यादा वो इमरजेंसी को डील कर रहे होते हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे होते हैं बॉडी के एंजाइम्स, तो इस तरह से आयरन की जो है मेटाबोलाइजेशन में इतना ज़्यादा उनका फिर काम नहीं रह जाता, रिज़ल्ट आयरन डेफिशिएंसी। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर वर्म इन्फेस्टेशन है, जो कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा है, जो लोग जो है क्या कहते हैं उसको, फ़िल्टर शुदा या कि स्टरलाइज़ पानी नहीं पी रहे हैं और अनहाइजीनिक है, चश्मे का पानी है, या बेयरफुट वॉकिंग की हिस्ट्री है, या जो ख़वातीन पाइका यानी मिट्टी खाती हैं, या वो जो वाइट रॉक होती है जो तख्तियों के लिए इस्तेमाल आप लोग करते हैं, वो खाती हैं, या कच्चे चावल खाती हैं। इन चीज़ों से क्या होता है कि ये चूँकि अनहाइजीनिक होते हैं, और क्या होता है कि वर्म इन्फेस्टेशन मज़ीद हो जाती है। तो जब वर्म इन्फेस्टेशन होती है तो वर्म भी आपकी बॉडी का आयरन और ब्लड जो है वो कंज्यूम करते हैं, रिज़ल्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइक हेमराइड, या आपको रिकरेंट ब्लीडिंग चल रही है प्रेगनेंसी में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा जब मल्टीपल प्रेगनेंसी है, डबल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, या ट्रिपलेट है,
उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इस तरह से जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है और जो है क्या कहते हैं हाइपरटेंशन है, ये चीज़ें हैं। अगर इनकी प्रॉपर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो क्या करना चाहिए आपको कि हर चीज़ एक बैलेंस में रहे, प्रॉपरली आपका चेकअप हो, प्रॉपरली आपका फ़ॉलो-अप हो, तो फिर आपका टाइमली डायग्नोज़ हो जाए। आपको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। आपका कम सीबीसी जिसे कहते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन आपका, वो आपका पता लग जाए। अगर उस वक़्त कम है तो आपको फिर आपकी डॉक्टर एडवाइस करेगी कि आपको आयरन लेना है, किस डोज़ में लेना है। आम तौर पे हम जब एनीमिया पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट होता है तो हम उसको थेराप्यूटिक डोज़ ऑफ आयरन देते हैं, जो कि तकरीबन डबल डोज़ होती है। और इसके अलावा जो है वो सारी कंडीशन जो कि आपकी आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन को प्रॉब्लम कर रही हैं या उसकी यूटिलाइज़ेशन पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। हम समझाते हैं कि भई आप साथ कैफ़ीन या मिल्क ना लें, पानी के साथ लें, ऑरेंज जूस के साथ लें। ऑरेंज जूस के साथ आयरन की अच्छी अब्ज़ॉर्प्शन होती है। फिर अगर आयरन आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करती है, जैसे आपका स्टमक अपसेट हो जाता है आयरन लेने से, ऐसी ख़वातीन हैं कि वो छोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि जी आयरन हमसे नहीं लिया जाता है, हमारा नौज़िया करता है या एपिगैस्ट्रिक पेट की डिस्कम्फ़र्ट करता है, स्टमक अपसेट करता है। तो उस सूरत में फिर सॉल्ट भी चेंज किया जा सकता है, कोई दूसरा ब्रांड दे देते हैं या फिर हम कहते हैं कि नहीं आप आयरन खाने के दरमियान में लें ताकि वो प्रॉब्लम ना करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी आप केयर करेंगे तो आयरन की जो कमी है ये आपकी टाइमली पूरी हो सकती है। फिर जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसमें भी हमें केयर करनी पड़ती है क्योंकि उसमें आयरन डेफिशिएंसी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जो इन्फेक्शन चल रही होती हैं उसको आप ट्रीट करेंगे तो भी आप जो आयरन दे रहे हैं उसका भी फ़ायदा होगा। और इसी तरह से फिर जो आप याद रखिए कि 3 हफ़्ते के बाद जब आप ले रहे हैं आयरन और फिर उसको रिपीट ज़रूर कराएँ अपनी हीमोग्लोबिन, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी आयरन जो है वो कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। याद रखिए आयरन का जो लेवल है स्टैंडर्ड जो है ना हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 11 होता है प्रेगनेंसी में और और टारगेट जो हम रखते हैं कि हम आपको आयरन दें तो हमारी कोशिश होती है कि 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन आपकी जाए। 11 आइडियल होती है, 11 या उससे ज़्यादा है तो वो तो बहुत अच्छी है। तो अपनी आयरन को सॉरी आयरन बार-बार मैं कह रही हूँ आपकी हीमोग्लोबिन है उसको आप बिल्डअप रखें, अपना लेवल बिल्डअप रखें। इससे ये क्या होगा अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? आयरन की कमी के या हीमोग्लोबिन की कमी के लेट्स सब आयरन की बात हो गई। हीमोग्लोबिन की कमी के इम्पैक्ट्स क्या होंगे? उसके इम्पैक्ट्स प्रेगनेंसी पे क्या होते हैं कि सबसे पहले तो बेबी की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होगा। बेबी वीक होगा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है और इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कमज़ोर होगी। आपके क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं जो आपके कोगुलेशन फैक्टर्स कह लें या आपकी बॉडी का जो मायोग्लोबिन होता है, जैसे अगर सपोज़ कि किसी वक़्त ब्लीडिंग होती है तो वो मायोग्लोबिन ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उसमें वो प्रॉपर जो है फंक्शन नहीं वो कर सकता जिससे कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अनीमिक पेशेंट की। इसी तरह से फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस वक़्त भी प्रॉपर लेबर स्टार्ट नहीं होती है, लेबर पेन अच्छी नहीं होगी। अगर होंगी तो बेबी होगा, बेबी वीक होगा, डिस्ट्रेस होगा और इसके अलावा बेबी को बेशुमार मसाइल होंगे। माँ को इन्फेक्शंस होगी बार-बार, वुंड जो होगा, जो ज़ख्म होता है, अगर ऑपरेशन है या कोई भी है, तो वो आपका सही नहीं होगा। उसकी हीलिंग भी अच्छी नहीं होगी। होता क्या है, मैकेनिज़्म इसके पीछे क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में, वो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। जितनी हम साँस से ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं, वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके साथ अटैच होके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होती है और अगर ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ना मिले, तो जहाँ पे वो बेबी की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पे मदर को भी उसका क्या होगा कि जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मसल जो है वो हाइपॉक्सिक होंगे, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं बनेगी, उनकी जो है फंक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा कि औरत लेथार्जिक होगी, वीक फ़ील करेगी और साथ में जो है आहिस्ता-आहिस्ता जब ये चीज़ बढ़ती जाती है, तो फिर दिल की धड़कन इरेगुलर होना शुरू हो जाती है और धड़कन के साथ-साथ साँस लेते हुए, चलते-फिरते, उठते-बैठते साँस फूलना शुरू हो जाता है। काम करने की जो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है काम की। तो यूँ
हीमोग्लोबिन की कमी माँ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है और बच्चे के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है, और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी आगे डेवलपमेंट के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए हाँ, अपने हीमोग्लोबिन को आप स्क्रीनिंग कराएँ, अपनी डॉक्टर से मिलिए, अपना एंटीनेटल चेकअप करवाइए और अपना हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो अप टू डेट रखें, उसको प्रॉपर फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप भी सेहतमंद रहेगी और आपका बेबी भी सेहतमंद रहेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। टिल देन, खुदा हाफिज़।